नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, नैनीताल में 5 रिजॉर्ट सील। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की कही बात। अंकिता भंडारी की बॉडी पर मिले चोट के निशान, प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। अंकिता के परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार, मनाने में जुटा शासन प्रशासन। अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर लोग मोर्चरी के आगे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, भाई को नौकरी दी जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस, वामपंथी संगठन, छात्र संगठन भी इस आंदोलन में शामिल है। मृतका के परिजन फाइनल पीएम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार न करने की मांग पर अड़े हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दुख जताया है। रुड़की में प्रेस वार्ता के दौरान निशंक ने मामले में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कड़े कदमों की सराहना की है। दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं ये समझता हूँ कि उसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए वो भी कम है और सभी लोगों ने उसकी निंदा भी की और सरकार ने बहुत ताकत के साथ कार्रवाई भी की है और तत्काल आरोपियों को न केवल जो है अरेस्ट किया है बल्कि उनके पारिवारिक और जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अपराधी तो अपराधी है और हमारी गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ अपराधियों से निपटना चाहती है, पूरी ताकत। गलत है, यदि ऐसा हुआ होगा तो उस पर इसीलिए तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश पर उसको भी हटाया है और उस पर भी कार्रवाई करेगी। गवर्नमेंट किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ऋषिकेश में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड से संतों में भी निराशा और गुस्से की लहर है। वरिष्ठ संत और जयराम आश्रम के पीठाधीश्वर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने पूरे मामले की कड़ी निंदा की है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। बेटिया अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, ये घटना पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। बड़ा दुख हुआ, एक होनहार बेटी को हमने खो दिया। ऐसे दरिंदे जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। आज पूरा संत समाज भी इस घटना से व्यथित है, दुखी है। मैं अंकिता भंडारी के परिवार के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और उत्तराखंड सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ऐसे जो लोग घटनाएं घटाते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस पे सख्ती से हमें पेश आना चाहिए। भविष्य में इस तरह की दोबारा घटना ना हो, ना घटे। तो देखिए, वो छोटी सी बच्ची, उसके क्या देखा उसने, अपने सपने लेकर के वो काम पे जाना शुरू किया था, अपना रोज़गार करना चाहती थी, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती थी, अपना भविष्य बनाना चाहती थी। उसका भविष्य अंधकार में डाल करके उसकी हत्या कर देना इतना बड़ा पाप मैं समझता हूँ उत्तराखंड राज्य में पहली बार ये घटना घटी है। मैं इसकी पूरे संत समाज के साथ इस घटना की निंदा करता हूँ। अंकिता मर्डर केस में भाजपा नेता का नाम आने पर जहां विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर हमलावर है, वहीं प्रदेश सरकार को जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में समाज सेवी अकील अहमद की अगुवाई में क्षेत्रीय जनता ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पचपातून क्षेत्र में जगह जगह प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। बीजेपी सरकार जब से देश के अंदर आई और प्रदेश के अंदर आई, तब से महिलाओं के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा बराबर। जो है जो पार्टी ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही लोग जो है बीजेपी के लोग महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। जो है अभी एक नया मामला आया, ऋषिकेश की रहने वाली अंकिता भंडारी, जिसको जो है बीजेपी के नेता ने, जो बीजेपी में मंत्री रहे, राज्य मंत्री विनोद आर्य, उनके बेटे ने जो है 2 लोगों के साथ मिलके अंकिता भंडारी की हत्या करने का काम किया। क्यों किया? एक लड़की पहाड़ से चल के आई, गरीब परिवार की, उसके पालन पोषण के लिए घर में कोई और नहीं था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के बीच में नौकरी करने के लिए आई और बीजेपी के नेता के रिसोर्ट में जो है उसने काम करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने उस पर दबाव बनाया लड़की पे कि आप जो है हमारे जो कस्टमर हैं उनके साथ आप गलत काम करो। उस लड़की ने जब मना कर दिया तो उसको जो है 3-4 लोगों ने मिलके उसको जो है नहर में धकेलने का काम किया, उसकी हत्या करने का काम किया। तो ये बीजेपी का चरित्र है
बीजेपी का असली चेहरा ये है। जो लोग कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उन्हीं के लोग जो है, उनके बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म जैसी हरकतें कर रहे हैं। जो है ये है बीजेपी का असली चेहरा। जो है बीजेपी पे सरकार नहीं चलानी आ रही। प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई तब से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा। अभी आप देख लो कि यूएससी कार्ड हुआ, यूके SC भर्ती घोटाला, उसमें जो है बीजेपी के नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को बाहर से लाके जो है बिहार से शिक्षा जैसे उसमें जो है नौकरी देने का काम किया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। और जो यहाँ के युवा हैं जिन्होंने ये कल्पना की थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा और हम यहाँ पे जो है हमें रोजगार मिलेगा, अपने प्राणों की आहुति दी युवाओं ने और महिलाओं ने, आज उनके साथ जो है धोखा किया जा रहा जो है। तो बीजेपी का असली चेहरा ये है। जब जब कोई ऐसा मामला होता है रेप का, उत्पीड़न का, सबसे पहले बीजेपी के नेताओं के नाम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बीजेपी की असलियत ये है। हम मांग करते हैं इस बात की मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी के नेताओं को, जिन लोगों का इसमें हाथ है, उनको फांसी मिलनी चाहिए। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। जब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी हम लोग प्रदर्शन करते रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। यमकेश्वर तहसील के गंगा भोगपुर स्थित वनांतरा रिजॉर्ट कई वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसका खुलासा पर्यटन विभाग ने खुद किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पौड़ी प्रशासन की नींद जागी है। पर्यटन विभाग को आज पता चला है कि यमकेश्वर तहसील क्षेत्र के गंगा भोगपुर का वनांतरा रिजॉर्ट प्रशासन को ठेंगे पर रखकर संचालित हो रहा था। रिजॉर्ट उत्तराखंड सरकार की पर्यटन नीति के मार्गों को दरकिनार करते हुए गंगा भोगपुर में रिजॉर्ट संचालित हो रहा था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदेश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन और कैंडल मार्च किए जा रहे हैं। हरिद्वार में पहाड़ी महासभा से जुड़े लोगों ने आरोपी पुलकित तारे के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की और आरोपी को फांसी देने की मांग की। लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि वो अय्यासी वाले कौन विधायक या कौन वहाँ पे VIP जाते हैं जो लड़कियों की मांग करते हैं, उनका भी काला चिट्ठा खुलना चाहिए इस उत्तराखंड के अंदर। उनकी भी बिल्कुल क्लीन चिट होना चाहिए कि कौन इस तरह से लड़कियों का देह व्यापार करवाना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर। और जिस लड़के ने इस तरह का की करते हुए करा, क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? उसके बाप बार बार उस लड़के को सह देता है। वो लड़का पहले भी फंस चुका है कई केसों में। ये इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए न्याय मिलने में। तत्काल इनको फांसी की सजा हो, तभी मुख्यमंत्री 2024 में लोकसभा का चुनाव है, हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा। लड़की के भाई को नौकरी मिले और उनको 1 करोड़ रुपए सरकार दे। कुकृत्य भाजपा के शासन में हुआ। भाजपा के राज्य मंत्री, बड़े शर्म की बात है कि 3 बार भाजपा ने उसको राज्य मंत्री बनाया, उसके बेटे को राज्य मंत्री बनाया। ये इसीलिए राज्य मंत्री बनाया, भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायक एक अय्यासी का अड्डा बना दिया। ये रिसोर्ट जो है उस जंगल में रिसोर्ट की किसने परमिशन दी? वो रिसोर्ट वैधानिक है कि नहीं? उसका मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृत है कि नहीं? DM, SP, वहाँ के CO ये सब क्या देख रहे हैं? सब वहाँ अय्यासी का अड्डा बना रखा है। मैंने अमिता के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए सरकार दे, अगर सरकार में दम है। और इन तीनों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए। तीनों ही ज्वालापुर थाने के निवासी हैं। तीनों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए, रिसोर्ट पे बुलडोजर चलाया जाए। रिसोर्ट पे खाली पंजा मारा गया लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हम रिसोर्ट तोड़ रहे हैं। रिसोर्ट कहीं नहीं तोड़ा गया। जनपद टिहरी गढ़वाल नगर पंचायत घनसाली के स्थानीय व्यापारियों ने पहाड़ की बेटी अंकिता की याद में कैंडल मार्च निकाल नम आंखों से उसे श्रद्धांजलि दी। सैकड़ों की तादाद में जुटे व्यापारियों ने पैरेड चौराहे पर जमकर नारेबाजी की और देवभूमि उत्तराखंड को शर्मसार करने वाले हथियारों के लिए सरकार से फांसी की मांग की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सभी आप मीडिया साथियों का कि आप सब ने अपने चैनल के माध्यम से अपने जो उत्तराखंड में पुनः एक बार शर्मसार होने वाली घटना जो हमारे बीच में हुई है, अपनी बेटी, अपनी बहन अंकिता भंडारी के साथ, जो मात्र 19 साल की, अभी जिसने पूरी तरह से दुनिया देखी भी नहीं थी और कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा उस बहन की, उस बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके लिए आज पूरा प्रदेश और छोटे शहर, बड़े से बड़ा शहर, पूरे प्रदेश भर में उस बहन के आत्मा को शांति मिले और वो जो दोषी हैं, इस संज्ञान अपराध के जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जो आने वाले समय में किसी की ऐसी हिम्मत ना हो, कोई ऐसा कुकृत्य कर ना पाए। इसके लिए मैं पूरी गुहार भी लगाता हूँ कि इसके लिए तो उनको पूरी
फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने इसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए जो वंतरा रिजॉर्ट है उसको कल रात्रि को ही उसको वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया है, और ये पटवारी जिसने इस मामले में भी ढिलाई की उसको भी निलंबित करने का काम किया है। और हर छोटे बड़े शहरों में कैंडल मार्च। मसूरी में NSUI छात्र संघ द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मसूरी MPG कॉलेज के मुख्य गेट पर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। छात्र नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपा लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, लेकिन भाजपा के नेता ही बेटियों को कुचलने का काम कर रहे हैं। अंकिता के साथ है, उसके परिवार के साथ है, जो उसके साथ हुआ कल किसी के साथ भी हो सकता है। कब तक हम कैंडल मार्च लेकर निकलते रहेंगे? कब तक हम शोक व्यक्त करते रहेंगे? अपने केवल स्टेटस पे फोटो लगा कर की श्रद्धांजलि है, ये कब तक चलेगा? 2 दिन हम लगाएंगे, अभी नेता भी लगा रहे हैं, 2 दिन लगा के भूल जाएंगे, उसके बाद कोई याद नहीं रखेगा कि कोई अंकिता भंडारी के साथ ऐसा घृणित और निंदनीय कार्य हुआ था। क्या देखिए, रात के अंधेरे में किसने बुलडोजर चलाया, क्यों बुलडोजर चलाया, हम कह नहीं सकते। उन्हीं की सरकार का मंत्री है, उसी का बेटा है, क्या पता सबूत छुपाने के लिए करा हो, क्योंकि रात के अंधेरे में आप कुछ भी कर ले कुछ नहीं दिखता। यूपी में जाइए आप, वहाँ पर तुरंत कार्रवाई होती है। भले ही वहाँ पे योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, परंतु वो कार्य इतना अच्छा कर रहे हैं, हमें नाम लेना पड़ रहा है। वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, वो किसी धर्म या पार्टी या दलित या अमीर की बेटी को नहीं देखते। उनकी नज़रों में बेटी है। पुष्कर सिंह धामी जी की नज़रों में इस टाइम पॉलिटिक्स है, राजनीति चमका रहे हैं ना, न्याय कर रहे हैं। रात के अंधेरे में बुलडोजर भेज रहे हैं, वो भी 2 पत्थर उसके बाहर से निकाले हैं, उसका कोई रेस्टोरेंट नहीं तोड़ा, क्योंकि उनकी मजाल है अगर वो रेस्टोरेंट तोड़े। मसूरी ने यहाँ पर हमारी जो बहन है अंकिता भंडारी, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, नारेबाजी करके इसका विरोध जताया है। और कहीं ना कहीं आज सरकार इसमें चुप्पी बांधी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे भाजपा के मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य इसमें शामिल है, इसलिए भाजपा इसमें चुप्पी साधी हुई है। और आज NSUI मसूरी में नहीं पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध कर रही है। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, यदि हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ जल्द से जल्द जस्टिस नहीं मिला तो NSUI इसके लिए पूर्णतः आवाज़ उठाएगी और इसका पूर्ण विरोध करेंगे। उधम सिंह नगर किच्छा कोतवाली क्षेत्र की निवासी एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता महिला के मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मृतक के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिनों पूर्व उन्होंने अपनी एक जमीन 15 लाख बेची थी। जमीन बेचने के बाद से ही मृतका के ससुराल पक्ष की तरफ से 5 लाख रुपए किसी जरूरी काम के लिए मांगे जा रहे थे और 10 अगस्त को उन्होंने 5 लाख रुपए अपने दामाद नरेंद्र को दे दिए थे। 5 लाख लेने के बाद दोबारा से नरेंद्र पैसे की डिमांड करने लगा। आए दिन उसकी बेटी से भी मारपीट करता था। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि किरण के ससुराल पक्ष ने ही उनकी बेटी की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटका दिया था। रात में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि किरण वाइफ नरेंद्र कश्यप द्वारा अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो इस सूचना पर हम मौके पर गए तो हमें शव जो है लटका हुआ मिला। उस शव को उतरवाकर कब्जे में लेकर पंचायतनामा मुद्रित करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। मृतका के परिजनों का मानना है कि जो मृतका के पति और उसके ससुराल वाले हैं उनके द्वारा उसकी हत्या करके आत्महत्या दिखाने के लिए लटकाया गया है। उन्होंने यहाँ थाने पर तहरीर दी थी, जिस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य पाए जाएंगे वैसे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो लड़की है अब मेरी भतीजी है, मैं चाचा हूँ इसका। हमको ये 15 जो कनागत चल रहे हैं तो हमारे भैया ने प्लॉट बेचा था 15 लाख का। इसको पता चला कि तेरे पापा ने प्लॉट बेचा है और प्लॉट बेच के कि अब तुम मकान तो बनाओगे नहीं, 2-1 महीने बाद बनाओगे। तो बोले मुझे अपने पापा से 5,000 रुपये दिलो, 5 लाख रुपये दिलवा दो और जैसे वो कनागत ख़त्म होंगे नहीं बनाएंगे तो वो जो मैं वापस कर दूँगा। फिर इसने रिमांड रखी कल रात, तो हमारे पास फ़ोन भी आया था। बोले पापा इतवार में हम आ रहे हैं। मेरे जो भैया से भाभी से बात हुई है तो बोले कि आ जाओ। हमें ये नहीं बताया कि और पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने रात को मार के फांसी लगा के गला घोट के इसका पंखे पर लटका दिया, जिसका जो 13 फीट लेंटर है और लड़की की लंबाई मेरे ख्याल से 5 फीट नहीं है। 5 फीट नहीं है। न वहाँ कोई स्टूल है न कुछ है पंखे में। हमारा इसी के मोबाइल से लड़की के हमारे भतीजे के मोबाइल से दरोगा जी ने फ़ोन करा कि आप किरण कौन है आपके मन की? हमारी वो है लड़की है।
बोला आपकी लड़की ने सोसाइटी कर लिया है, आप आ जाओ तुरंत। मसूरी नगर पालिका द्वारा मॉल रोड पर पटरी व्यापारियों को हटाने को लेकर एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर पटरी व्यापारी और नगर पालिका के कर्मचारियों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान पटरी व्यापारियों ने पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पटरी व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर पटरी व्यापारी और नगर पालिका के कर्मचारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जिसको लेकर पटरी व्यापारियों ने जमकर नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। पूर्ण है कि इस बारी पहली बार मसूरी में देखा जा रहा है कि जो अतिक्रमण उत्पीड़न रेडी पटरी वालों में हो रहा है, उनको भी अपने जीने का हक है, 2 रोटी कमाने का हक है, अपने बच्चों की फीस भरने का हक है। अब ये बताइए कि इनको यहाँ से उठा लिया, सामान तोड़ दिया, इनके साथ हाथापाई हुई, ये कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? उसके इनके बारे में सोचना चाहिए था। भाई पहले इनके लिए कुछ सोचो, इनको कहीं विस्थापित करने की जगह देखो, वहाँ पर स्थापित करो, फिर अगर कोई नहीं उठता है तो ठीक है, फिर आपका राइट बनता है। लेकिन बिना किसी को आप सही व्यवस्था करें, आप ऐसी किसी को सड़क से उठा के उनका सामान तोड़ फोड़ के अपने साथ ले जाओ और उनकी रोजी रोटी पे ऐसे सड़क पे उनको ऐसे ही छोड़ दो, उनके बच्चे क्या खाएंगे? अब ये बताओ, आज इनके साधन नहीं है कमाने का, आज रात इनको ये नहीं पता होगी शाम को ये रोटी कहाँ से लाएंगे या कल क्या खाएंगे। मैंने पालिका अध्यक्ष जी से बात करी थी, अध्यक्ष जी ने हमें कहा कि नहीं, मैंने आदेश दिए कि वहाँ आगे इनको शिफ्ट करो। परसों मैं बल्कि खुद गया था, खुद मैं पालिका अध्यक्ष से मिला, राणा जी से भी मिला इसी संदर्भ में। उन्होंने कहा हाँ, वहाँ से हम हटाना चाहते हैं। मैं कारण पूछा तो कोई ठोस कारण वो बता नहीं पाए। तो बिल्कुल ये तो इस बात का प्रमाण है कि ये बिल्कुल इलीगल तरीके और किसी साजिश के तहत इनको हटाया जा रहा है, वरना कोई अधिकारी होता इनको प्यार से समझाता। सीधे यहाँ पे पुलिस बल के साथ फोर्स भेज दी गई, अपने कर्मचारी कम गुंडे टाइप लोगों को भेजा जा रहा है। यहाँ पे आके सुबह से शराब पीते हैं, अपने गिलास बांटते हैं, पूरे दिन बोलते हैं हमारी ड्यूटी आ रही है। हाथ उठा रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसे तो गरीब आदमियों के ऊपर। हमने हाथ तक जोड़े इनके सामने, मैंने कहा रहने दो, हम जाएंगे चेयरमैन के साथ बात करना। ठीक है, उतनी मिली है टाइम दे रहे हैं हम, ठीक है। एक दिन गए थे, हमें होगा 2-3 दिन, उन्होंने बोला उधर चले 2 दिन के लिए कहाँ जाएं जब जगह ही नहीं है। बताओ कौन दुकान के सामने बैठन देगा अपनी? ठीक है, हम लोग इतने टाइम से दुकान लगा रहे हैं, हम लोगों पे कोई रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे क्या खिलाए हम लोग? आए सारा सामान हम लोगों का भरा, हम लोगों पे हाथापाई करी हमारे संग। आप लोगों के साथ भी हाथापाई क्यों नहीं करी? हमारे संग नहीं करी, और लेडीज है तो हमारी। अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे उत्तराखंड में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं देवाल विकासखंड के स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है और इस प्रकरण पर सीबीआई जांच की भी मांग लोगों द्वारा की जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार अंकिता के हत्यारों को बचाना चाहती है, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच होनी जरूरी है। अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सज़ा से कम में जनता मानने वाली नहीं है। उनको कम से कम फांसी की सज़ा हो और इस प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि जितने भी दोषी हैं सबको सज़ा मिल पाए और ऐसी कठोर सज़ा मिले जो आने वाले समय में कोई भी आरोपी इस तरह का, कोई भी व्यक्ति इस तरह की गंदी हरकत नहीं करे, नहीं तो हमारे देवभूमि को कलंकित करने वाला कार्य है। इसलिए इन सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर विकासखंड मुंशियारी में लोगों ने बस स्टेशन से लेकर शास्त्री चौक तक कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे उत्तराखंड में आक्रोश देखने को मिल रहा है। रामनगर वन विभाग तराई पश्चिमी ने अवैध खनन और अवैध परिवहन में लिप्त 9 वाहनों को राजसात घोषित किया है। आपको बता दें कि इन 9 वाहनों को भारतीय अधिनियम 1927 के तहत राजसात घोषित करने की कार्रवाई की गई है। वहीं 9 वाहनों को राजसात घोषित करने के बाद अवैध चोरी करने वाले खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत जो भी इस तरह के जुर्म केस दर्ज किए जाते हैं, जिसमें वन उपज का अवैध खनन हो या अवैध परिवहन के प्रकरण होते हैं, तो उसमें जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं वो प्रभागीय वनाधिकारी होते हैं। तो 20 तारीख को उनकी सुनवाई हुई थी ऐसे प्रकरणों की। उसमें कुल 9 वाहन हैं जो अवैध खनन और खनिज के अवैध अभिवहन में लिप्त पाए गए थे, तो उनको राजसात किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 जो हैं वो ट्रैक्टर है कराहा के साथ, 3 वाहन हैं, और उसके अलावा जो है 1 कैंटर है और 5 वाहन हैं जो डंपर हैं, तो इनको राजसात किया गया।
बागेश्वर जिले का राजकीय प्राथमिक विद्यालय कपकोट प्राइवेट स्कूलों को मात देकर एक आदर्श विद्यालय के तौर पर अपनी अलग मिसाल पेश कर रहा है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय कपकोट की व्यवस्था और शिक्षकों का शिक्षा के प्रति समर्पण अभिभावकों को अपनी ओर खींच रहा है। 2016 के बाद हर साल एडमिशन के वक्त यहाँ लंबी कतारें लग जाती है। वर्तमान में आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट में छात्र और छात्राओं की संख्या 282 है। यहाँ के बच्चे हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि खेलकूद, कला और अन्य गतिविधियों में भी यहाँ के बच्चे कमाल कर रहे हैं। कपकोट की सोसाइटी में जो हमारा क्षेत्र है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरयू घाटी के जो गांव हैं और जो पिंडर घाटी के गांव हैं वहाँ के भी छात्र हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। और साथ में जो कपकोट, ऐठान, पोथी और भाइयों और हंसों की जो कम्युनिटी है वो लोग भी निरंतर सहयोग देती है। दूसरी बार मैं सहयोग देना चाहूँगा यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री खालिद शर्मा जी को, जिन्हें हम केडी शर्मा जी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मैं देना चाहूँगा कि यहाँ के समस्त अध्यापकों को और साथ ही जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं और हमारे जो डाइट के शिक्षकगण हैं, तो उन सभी तो ये और यहाँ की जनता को तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो ये एक मिला जुला रूप है। तो उन लोगों का हमेशा सहयोग रहता है कि कैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है करके। तो दूसरी बात, जो विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने की आपने बात कही, तो पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में जो कि हमारे गुरुजी भी रहे हैं केडी शर्मा जी, तो उनमें निरंतर प्रयास करते हैं कि सुबह लगभग 7 बजे से विद्यालय में आते हैं और लगभग 6-7 बजे तक यहीं बने रहते हैं। और बच्चों को, कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं और जो कुछ बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे होते, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, जैसे कि हम रेमिडियल टीचिंग भी कहते हैं, उसमें भी वो सहयोग करते हैं। फिर भी उसके बावजूद जैसे कुछ क्षेत्र, हमारा क्षेत्र बागेश्वर का शैक्षिक रूप से पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, जो भारत के 115 पिछड़े हुए जिले हैं शैक्षिक रूप से। तो इन 115 जिलों में के होने के बावजूद यहाँ पे लैंग्वेज और गणित में तो बहुत मतलब बागेश्वर जिले में यानी उत्तराखंड में भी बहुत अच्छे स्थान पर है। तो इसका जो मुख्य कारण है, यहाँ के जो प्रभारी प्रिंसिपल सर हैं आदरणीय केडी शर्मा सर, तो उनकी जो दिन रात की मेहनत है, तो इसके पीछे महत्वपूर्ण श्रेय उनका जाता है। बाकी जो हमारा जो स्टाफ है, तो सारी जो स्टाफ की शक्ति है वो पॉजिटिव एनर्जी की ओर अग्रसर है। तो बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या उनमें कमी है, कैसे हम उनको और 2016 में मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में खोली गई। उसी के क्रम में यह भी विद्यालय मॉडल के रूप में आदर्श विद्यालय की श्रेणी में आया। और तब यहाँ छात्र संख्या मात्र 40 थी और जिस प्रकार से राजकीय शिक्षा के बच्चों को थोड़ा कमतर आंका जाता है, तो इसी श्रेणी में कुछ आंका जाता है। सबके सहयोग से, चाहे तत्कालीन जिलाधिकारी में हो, चाहे हमारे शिक्षा अधिकारी हो, उन सबके सहयोग साथ से विद्यालय निरंतर प्रगति करते रहा। उन सब में महत्वपूर्ण है कि हमारी एसएमसी या हमारे पेरेंट्स हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करें। अब तक एसएमसी ने पूरा ध्यान रखा है। मेरे पास 4 टीचर एसएमसी के द्वारा, जहाँ डे रूटीन का विद्यालय 1 बजे तक विद्यालय होता है, तो उसके बाद हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे को यहाँ प्रेयर से लेकर गेम्स तक बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हमको आदरणीय मंजू मैम, किरण मैम, शर्मा सर, ऐठानी सर, ये सब हमको पढ़ाते हैं। और हम शाम को नाइट क्लास में भी आते हैं, छुट्टी के दिन भी पढ़ते हैं और हमको यहाँ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और हमको डिजिटल टीवी में ऑनलाइन पढ़ाते हैं, गेम्स होता है, प्रेयर में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बच्चों को इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और मेरा नाम गरिमा वाजपेयी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल में बहुत अच्छे चीज़ें हैं और यहाँ मुझे खेल बहुत अच्छे लगते हैं और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पंत ने जिला पौड़ी गढ़वाल के पैठानी में स्थित अस्पताल की दयनीय स्थिति को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि पौड़ी गढ़वाल के पैठानी में स्थित अस्पताल पर नॉन पैरामेडिकल स्टाफ भी काम कर रहा है और हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग की छत से टपकते पानी के बीच मरीज उपचार कराने को मजबूर है। वार्डों में छत से पानी टपकने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीवारों में स्लीलन और बदबू आने से भी मरीजों और परिजनों का बैठना तक मुश्किल हो गया है। बारिश के पहले अस्पताल प्रशासन द्वारा उचित रखरखाव नहीं किए जाने से ये स्थिति बनी हुई है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पंत, आज मैं आप सभी के सामने एक मुख्य विषय को लेके आया हूं, जो कि पौड़ी गढ़वाल के पैठानी क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केंद्र की एक दयनीय स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर कि नॉन पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है और हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग की छत सीपेज हो रही है,
जिससे कि पूरे फर्श में नीचे पानी भरता रहता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तो हमने मना लिया है, लेकिन सिस्टम अभी तक जस का तस है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमें पेशेंट को ले जाने में भी डर लगता है। ये मैं आपको दिखा दूं कि ऐसी हालत हो रखी है हमारे पैठानी हॉस्पिटल की। अक्सर जो बरसात में हॉस्पिटल के अंदर पानी भर जाता है, जिसके कारण कि मरीजों का ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता है। देखा जाए तो आज जो हालत बनी है हमारे पैठानी हॉस्पिटल की, उसका जिम्मेदार हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, जो कि हमारे विधानसभा के विधायक भी हैं, और उन्हीं के कारण हमारी जनता को इतनी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सामने हॉस्पिटल होते हुए भी हम लोगों को पेशेंट को बाहर ले जाना पड़ता है, पौड़ी, देहरादून, श्रीनगर, और बहुत से पेशेंट तो ऐसे आ जाते हैं जो कि रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो हमारे पैठानी में स्वास्थ्य केंद्र है, जो उसकी हालत बनी है, इतनी गंभीर हालत हो रही है, उसको जल्द से जल्द ठीक करें और इस विषय में ज़रूर संज्ञान लें। धन्यवाद। जय भारत, जय। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।